गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई सारे? पिछली क्लास में आपने देखा था कि हमने अभाज्य गुणनखंड करने देखे, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड में कुछ क्वेश्चन हम लास्ट में कर रहे थे, उसको एक बार फिर से वैसे क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन और लेके आए हैं जिससे आपका थोड़ा सा रिवीजन हो जाए। और उसके बाद में हम बात करेंगे कि जैसे कई बार हमारे पास गुणनखंड के ही नाम आ जाए, अभाज्य गुणनखंड का नाम नहीं लेके गुणनखंड का ही ले, तो उसके भी कुछ क्वेश्चन हम करेंगे जिससे ये पार्ट आपका पूरा हो कि अभाज्य संख्या और अभाज्य गुणनखंड। तो यहां हम देखें कि जैसे पिछली क्लास में आपने प्रश्न देखा था उसी प्रकार देखो ये प्रश्न दिया 21,168 बराबर 2 की पावर ए गुणा 3 की पावर ए गुणा 7 की पावर सी। देखो यहां पे 2 3 7 अभाज्य संख्या है ना, जहां ए बी सी प्राकृत संख्या है। पावर में तो आप जानते हो प्राकृत संख्या आएंगी, कोई और संख्या देगा नहीं वो, ठीक है। तो 4a माइनस 5b प्लस सी का मान क्या है? 4a प्लस बी माइनस सी का मान क्या है, ये आपसे पूछा गया। तो जहां तक मेरा मानना है ये चीज देखते आपको याद आ गया होगा हमने पिछली क्लास में क्या किया था, कैसा प्रश्न था, लास्ट प्रश्न था ऐसा, उस प्रकार के प्रश्न जहां पे वहां आपके पास एबीसी आधार में थे, यहां कहां है पावर में। थोड़ा चेंज तो किया है प्रश्न में, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वैसा वैसा ही ले लिया, थोड़ा चेंज तो है। चलो देखो अब हम बात करें कि ऐसे हम पहले क्या करते हैं, इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 21,168 2 का भाग जा रहा है, दिया। फिर आपने देखा फिर 2 का जा रहा, भाई सम संख्या है तो जब तक है तब तक देंगे भाग। तो आपने कहा 5 2 9 2। फिर हमने कहा फिर से जा रहा है तो 26, फिर से भाग जा रहा है। अब 2 का नहीं जा रहा, अब 3 का जा रहा है तो देखा 441। फिर 3 का जा रहा है, अब फिर से 3 का जा रहा है, अब 7 का जा रहा है, फिर से 7 का जा रहा है। तो देखो ऐसे हमने इसके क्या किए, टुकड़े कर लिए। चलो ठीक है, टुकड़े कर लिए। टुकड़े करने के बाद में आप या तो सीधा सीधा देखो, ये कह रहा है दो कितनी बार है, ए बार। यहां 2 देखो कितनी बार है, 4 बार। तो आप सीधा लिख सकते हो कि ए बराबर है 4। फिर ये कह रहा है बी आया है 3 बार, ये कह रहा है बी आया 3 आया बी बार। तो मैं कहूं यहां 3 कितनी बार, 1 2 3, तो आप कहोगे बी बराबर क्या है 3, ठीक है। ये कह रहा है कि 7 2 बार है, ये कह रहा है 7 सी बार है, तो 7 सी बराबर क्या हो गया 2। तो या तो आप सीधा ऐसे लिख दो, या फिर मैं कहूं इसको वापस लिख लो कि 21,168 बराबर 2 की पावर ए लिखा हुआ है गुणा 3 की पावर बी लिखा हुआ है और गुणा 7 की पावर सी लिखा हुआ है। अब हम लिख लें कि जो हमने हल किया उसके अनुसार क्या आ रहा है। तो आपने कहा 2 कितनी बार है, देखो 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 गुणा 3 कितनी बार है, तो 1 2 3 3 बार, गुणा 7 कितनी बार है 2 बार। तो ये लिख दिया। अब इनकी तुलना कर ले, क्या कर ले भाई, इनकी तुलना। तो यहां से देखो 2 4 बार है, कह रहा 2 ए बार है, तो ए बराबर क्या हुआ 4। अगला देखो बी बराबर क्या है 3 और सी बराबर क्या है 2, लिख दिया। हमें क्या पूछा है 4a माइनस 5b प्लस सी। तो 4a माइनस 5b प्लस सी इसका मान पूछा है। तो 4a का मान कितना है 4 माइनस 5b का मान कितना है 3 प्लस 2। तो 4 चौक 16 माइनस 15 प्लस 2, तो 16 और 2 18, 18 में से 15 गया 3, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो देखो यहां हमने क्या कहा, जब ऐसा प्रश्न है तो ये तो हम पिछली क्लास में देखा था कि आधार में बाजे, इस बार पावर में बाजे। तो उसने जो दिया ये संख्या की 2 की पावर 3 की और 7 की पावर, जब अभाज्य संख्या की पावर के रूप में लिखा तो हमें पता है कि अभाज्य गुणनखंड ही करने हैं। अभाज्य गुणनखंड करने हैं तो हमने क्या कहा, टुकड़े किए। टुकड़े किए तो हमने देखा 2 कितनी बार है 4 बार, ये क्या कह रहा है 2 कितनी बार है ए बार, तो ए का मान कितना आ गया 4। फिर 3 कितनी बार 3 बार, ये कह रहा है 3 कितनी बार है बी बार, यानी बी का मान कितना आ गया 3। ये कह रहा है 7 2 बार, ये कह रहा है 7 कितनी बार सी बार, तो सी का मान क्या आ गया 2। तो या तो आप सीधा ऐसे सोच के लिखो, या फिर इसको लिखा और इसके नीचे वो का वो लिख दिया कि 2 की पावर 4 3 की पावर 3 7 की पावर 2। अब तुलना कर लो, ए कितना है 4, बी कितना है 3, सी कितना है 2, रख दिया। मान रखने के बाद आप उस फॉर्मूले उसमें जो पूछा है उसमें रखोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जो पूछा गया वो हम क्या दे सकते हैं जवाब।
तो यहाँ इसको एक बार फिर से ध्यान से, ऐसा प्रश्न जब होता है तो आप एक बार खुद भी इसको वापस हल करके देखा करो, क्योंकि ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है सीटेट वगैरह में आए हुए हैं। अब मैं बात करूं भाई अपने अभाज्य गुणन का, तो प्रश्न बहुत ही छोटा आता है। छोटे से तो आप पिछली क्लास में देख चुके हो कि शुरुआत में कैसे कैसे प्रश्न थे, लेकिन बड़े प्रश्न के पीछे करने के पीछे एक ही उद्देश्य होता है कि प्रश्न अगला कितना भी लेंथी करवा दे, हम उस प्रश्न को कर सकें। ऐसा ना हो कि हम उस प्रश्न को छोड़े, तो हम कैसा भी वो प्रश्न हम कर सकें आराम से। तो ये है भाई। अगला देखो, एक और ऐसा लिया, 52,272 बराबर 2 की पावर x बराबर 3 की y बराबर 11 की पावर z। ठीक है, तो 3x प्लस वाई माइनस 5z का मान आपसे पूछा गया है। तो देखो मैं यहां फिर से टुकड़े कर देता हूं, आप स्वयं भी हल करके देखो भाई। स्वयं हल करोगे तो यह चीज क्लियर हो जाएगी कि किस प्रकार से लिखना है। देखो 2 का भाग जा रहा है, फिर 2 का भाग जा रहा है, फिर 2 का भाग जा रहा है, यहां पे 0 आएगा, 13,068 आएगा, 26,136 है। 2 का भाग दे, ध्यान से देना, एक बार 3 एक में गया नहीं 0, फिर 13 हो गया, 13 में 6 बार, फिर 8 बार, तो इस प्रकार से ध्यान से देना। फिर 2 का भाग दिया तो हमने देखा सम आई तो 2 का देंगे, 6 दूनी 12, 1 बचा, 5 दूनी 10, फिर 6 में 3 बार, फिर 4 बार, फिर 2 का जा रहा है, तो 3 2 6 7। तो ये देखो अब हमने देखा कि यहां अब 2 का तो नहीं जा रहा, तो 3 2 5, 5 और 6 11, 11 और 7 18, 18 में हमने कहा कि इसमें 3 का भाग जा रहा है, तो 3 का भाग 1 0, 2 बार तो 8 3 24, 2 बचे 9 3 27, फिर 3 का जा रहा है, तो आपने कहा फिर 3 का देंगे, 3 3 9, 6 3 18, 3 3 9, फिर 3 का जा रहा है 121, 121 आप जानते हो 11 का स्क्वायर, तो 11 का ही जाएगा 11, फिर 11 का एक बार, ये लो। तो ये टुकड़े वैसे आपको ध्यान हो तो ये टुकड़े हम एक बार इस प्रश्न में पहले भी कर चुके, वहां आधार चेंज थे, आधार में भी सी थी, यहां पावर में है XYZ है। एक ही प्रश्न एक ही डाटा आप देखो 2 बार एग्जाम में पूछ चुका है सीटेट में, और वहां सिर्फ और सिर्फ संख्या चेंज की है। संख्या करनी मतलब आधार, एक में आधार पूछा एक में पावर पूछ ली, ठीक है। अब मैं कहूं ये कह रहा है कि 2 कितनी बार है x बार, ये क्या कह रहा है 2 कितनी बार है 4 बार, ये कह रहा है 3 आया y बार, ये कह रहा है 3 आया 3 बार, यानी x का मान 4, y का मान 3 और z का मान 2। हम तुलना कर सकते हैं सीधा सीधा, तुलना नहीं करो तो इसी के नीचे लिख दूं 52,272 बराबर 2 की पावर 4, देखो 2 4 बार है, गुणा 3 की पावर 3, 3 3 बार है, गुणा 11 की पावर 2, 11 की पावर 2। तो यहां बताओ x का मान कितना है 4, y का मान कितना है 3 और z का मान क्या है 2। लिख दिया। अब आपसे क्या पूछा है वो देखो, आपसे पूछा गया है 3x प्लस y माइनस 5z। तो 3x का मान 4 है, प्लस y का मान 3 माइनस 5, z का मान क्या है 2। तो 4 3 12 प्लस 3 माइनस 10, 12 और 3 15, 15 में से 10 गया 5, ये लो, ये हमारा आंसर हो गया। और यही क्या है आंसर इस प्रश्न का। तो यहां आपको समझ में आई होगी चीजें कि ये जो पिछली क्लास में हमने ऐसे प्रश्न किए थे, लेकिन वहां आधार वाली संख्या पूछी थी। आज जो प्रश्न देखे आपने वहां पावर वाली संख्याओं का मान रख के फिर आगे हल किया। थे ये अभाज्य गुणनखंड के ही प्रश्न थे, ये किसके थे अभाज्य गुणनखंड के। तो यहां आपने अभाज्य गुणनखंड से संबंधित चीजों को देखा। तो ये जहां तक मेरा मानना है अभाज्य गुणनखंड में, एक बार फिर से मैं आपसे रिवाइज करवा लूं या बात करूं तो आप क्या कहोगे, अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड करना सबसे पहला काम। दूसरा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तीसरा विभिन्न अभाज्य भाजकों की संख्या। ये 3 प्रश्न थे। इसमें भी आपने देखा
सामान्य संख्या का और पावर वाले, यही थे भाई। यहां इसके अलावा मैं बात करूं तो आपने देखा कि जब देकर मान पूछे, देखो यहां इस प्रकार के प्रश्न आपने देखे, कभी भी इनसे बाहर अभाज्य गुणनखंड का प्रश्न नहीं जाता एग्जाम में, कभी भी। आपको फिर से दिमाग में ये होना चाहिए कि जब अभाज्य गुणनखंड की बात थी, भाई अभाज्य संख्याओं वाला तो आपने पीछे देखा, फिर हमने कहा कि उसमें अभाज्य गुणनखंड भी है। जब अभाज्य गुणनखंड की बात होती है तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि सबसे पहली चीज की अभाज्य गुणनखंड करने आने चाहिए। दूसरा, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछता है, या तो सिंपल संख्या के पूछता है कि संख्या के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, या कोई पावर में संख्या देता है उसका पूछता है कि इसके अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे। उसके बाद हमने कहा कि अभाज्य गुणन करके देता है जो पावर में एबीसी देता है वो देता है, तो वहां एबीसी के मान पूछता है। ये चार प्रकार के आपको क्वेश्चन मिलते हैं। एक विभिन्न अभाज्य भाजकों की संख्या हमने कही, तो वो आपने देखा था आधार में अलग अलग कितनी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य गुणनखंड का जब प्रश्न आता है तो इनसे बाहर नहीं जाता, पहली चीज। दूसरी, फिर भी हम कुछ शब्द यहां पे अपन काम में लेंगे, कुछ शब्द कैसे तो बार बार आप काम में लेते हो। एक तो यहां अभाज्य गुणनखंड बोलते हो, एक मैं कहूं सिर्फ गुणनखंड की बात हो, एक तो मैं कह रहा हूं अभाज्य गुणनखंड, एक मैं कहूं सिर्फ गुणनखंड बोलूं, तो दोनों में फर्क है, और फर्क भी कम नहीं है, बहुत ज्यादा फर्क है। तो यहां हम बात करें जब इन दोनों की बात होगी तो यहां अगली जो चीज आती है ना, उन दो शब्दों की बात करेंगे जो और हमारे काम आ सकते हैं। एक तो होता है गुणज और एक होता है गुणनखंड। ध्यान रखना, अभाज्य गुणनखंड अलग है और गुणनखंड अलग है। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है संख्या को अभाज्य संख्याओं के पदों में तोड़ के लिखना, अभाज्य संख्याओं के रूप में लिख देना। और गुणनखंड का मतलब होता है कि उस संख्या में किस किस का भाग जाता है। जैसे 6 के गुणनखंड बताओ तो आप कहोगे 1 2 3 6, यानी 1 का भाग जाता है 2 का 3 का 6 का, तो वो उसके गुणनखंड है। और 6 के अभाज्य गुणनखंड होता है तो आप कहते हैं 2 गुणा 3, बस। तो ये फर्क है, ये आगे अब लिखेंगे गुणनखंड में। उससे पहले हम बात करें गुणज। गुणज की बात करें तो एक प्रकार से आपके दिमाग में आने चाहिए किसी भी संख्या की टेबल। जैसे मैं कहूं 9 का गुणज, तो आप कहोगे 9 की टेबल आती है, वही 9 के गुणज है। भाई आपने कहा 9 के गुणज, तो 9 के टेबल बता दो, 9 9 18 9 23 9 24 36 9 5 45, यही क्या है, 9 के गुणज है। ठीक है, तो यहां देखो किसी भी संख्या के गुणज उस संख्या को कर्मागत प्राकृत संख्याओं से गुणा करके प्राप्त करते हैं। ठीक है, जैसे 8 के गुणज। अब आप कहोगे 8 गुणा 1 8 एकम 8, 8 गुणा 2 16, 8 गुणा 3 24, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, ऐसे चलते जाएंगे भैया। तो भाई कर्मागत प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या तो अनंत है, तो आप गुणन करते जाओ भाई। 8 गुणा 1 8 गुणा 2 8 गुणा 3 8 गुणा 4 8 गुणा 5 8 गुणा 6 चलता जाएगा ये तो। ठीक है, ये गुणज है। यहां हमारे दो चीज समझ में आई, कौन कौन सी। पहली, किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणज संख्या स्वयं होती है। किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणज संख्या स्वयं होती है। जैसे 8 का पहला गुणज 8 एकम 8, मैं कहूं 10 का 10 एकम 10, आप कहोगे 12 का तो 12 एकम 12, 15 का तो 15 एकम 15, जो भी है कोई भी संख्या है उसका पहला गुणज वो संख्या स्वयं ही होती है। दूसरा पॉइंट यहां पे आप एक चीज देखो, जैसे मैं कहूं
कि 8 के कितने गुणज हो सकते हैं, तो आप क्या कहोगे 8 के लिखते जाओ भाई, 8 गुणा एक प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या तो अनंत होती है, तो गुणज भी क्या होते हैं, अनंत। भाई यहां पे आगे लिखते जाएंगे 8 5 8 6 48 8 7 56 ऐसे गुणा करते जाएंगे, लिखते जाएंगे, तो यहां गुणजों की संख्या, तो आप क्या कहोगे गुणजों की संख्या अनंत होती है, निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ। तो मैं कहूं दूसरा, गुणजों की संख्या निश्चित नहीं होती, अर्थात अनंत होती है। क्या होती है भाई, अनंत होती है। गुणज लिखते जाओ लिखते जाओ, अनंत है, कितने भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो ये था गुणज। अब मैं आपको जब भी कहूं कि गुणज, तो आप तुरंत बता सकोगे कि गुणज का मतलब एक प्रकार से पहाड़ा, एक प्रकार से क्या है, पहाड़ा। किसी भी संख्या के गुणज यानी उसको प्राकृत संख्याओं से गुणा करो, गुणा करके बता दो वही क्या है, उसके गुणज हैं। अब मैं कहूं सबसे छोटा गुणज, तो आप कहोगे संख्या स्वयं ही खुद का गुणज होती है। मैं कहूं गुणजों की संख्या, तो आप कहोगे गुणजों की संख्या निश्चित नहीं होती, अनंत होते हैं, चलते जाते हैं चलते जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है। दूसरा शब्द यहां पे आता है गुणनखंड। गुणनखंड, अब देखो, अभाज्य गुणनखंड तो आपने देखा था कि अभाज्य संख्या के पदों में तोड़ के लिखना, यहां मैं कह रहा हूं गुणनखंड, केवल गुणनखंड नाम लिया, अभाज्य नाम नहीं आगे। केवल गुणनखंड का मतलब है दी गई संख्या को विभाजित करने वाली सभी संख्याएं उसके गुणनखंड कहलाती हैं। तो देखो क्या कहूं, किसी संख्या के गुणनखंड वे सभी संख्याएं होती हैं जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। यह तो एक प्रकार से परिभाषा हुई कि किसी भी संख्या के गुणनखंड वे सभी संख्याएं होती हैं जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दें। जैसे 12 के गुणनखंड, तो आप क्या कहोगे 12 में 1 का भाग जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है, 4 का जाता है, 6 का जाता है, 12 का जाता है। इसके अलावा जाता है किसी का नहीं भाई, 1 का जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है, 6 का, 4 का जाता है, 6 का जाता है, 12। तो 12 के गुणनखंड। मैं कहूं 8 के गुणनखंड, तो आप कहोगे 1 का भाग जाता है, 2 का जाता है, 4 का जाता है और 8 का जाता है, और किसी का नहीं, तो ये इसके गुणनखंड है। मैं कहूं 9 के गुणनखंड, तो आप कहोगे 1 का भाग जाता है, 3 का जाता है और 9 का आता है, बस। अब यहां पे एक चीज समझ में आई, किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड 1 होता है। किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड गुण होता है 1, और सबसे बड़ा गुणनखंड संख्या स्वयं होती है। तो यहां हम क्या कहेंगे, किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड एक होता है तथा सबसे बड़ा गुणनखंड संख्या स्वयं होती है।
ठीक है, सबसे छोटा गुणनखंड तो एक होता है और सबसे बड़ा गुणनखंड संख्या स्वयं होती है। तो संख्या स्वयं होती है ना सबसे बड़ा गुणनखंड, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि किसी भी संख्या का सबसे बड़ा गुणनखंड ही संख्या का सबसे छोटा गुणज भी होता है। तो ये बात भी सही है, लेकिन मैं ये कहूं कि दूसरा पॉइंट हम ये लिखेंगे कि किसी भी संख्या के गुणनखंडों की संख्या निश्चित होती है। किसी भी संख्या के गुणनखंडों की संख्या निश्चित होती है। गुणनखंडों की संख्या क्या होती है भाई? निश्चित होती है। चलो ठीक है। तीसरा हमने क्या कहा अभी? किसी भी संख्या का सबसे बड़ा गुणनखंड ही उस संख्या का सबसे छोटा गुणज होता है। ये लो, बस हमने क्या कहा? किसी भी संख्या का सबसे बड़ा गुणनखंड जो है वही उसका सबसे छोटा क्या होता है? गुणज होता है। ठीक है, तो ये तो थे पॉइंट कि भाई होता क्या है, गुणज क्या होता है, गुणनखंड क्या होता है। चलो ठीक है, आपने देखा गुणज का मतलब एक प्रकार से पहाड़ा, गुणनखंड का मतलब उसको विभाजित करने वाली संख्याएं। देखो यहां इतने लेवल पे अभी तक तो कभी गया नहीं है, लेकिन अगर जाए तो यहां इन दोनों का मिक्स में एक पर्सन बनता है, एक ही पर्सन मिक्स में बनता है। उसके मैं दो एग्जांपल कराऊंगा। एक तो वो जो सीटेट वगैरह में सीटेट में पूछा जा चुका, संख्या भी वही लिख रहा हूं। दूसरा कि वैसा एक क्वेश्चन और बनाकर दिया गया, तो ये 2% में कराऊंगा आपको। ठीक है, दो में चीज समझ में आ जाएगी, दोनों में फिक्स मिक्स जो क्वेश्चन बनता है वो कौन सा है, और वो एक ही क्वेश्चन मिक्स बनता है। देखो कैसे, जैसे ये 84 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग जो 7 के गुणज हैं निम्न है। यानी यहां क्या कह रहा है कि 84 के 84 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग, नहीं जितने भी गुणनखंड है ना उनका योग बताओ जो 7 के क्या है? गुणज है। जो 7 के क्या है? गुणज। अब मैं यहां दो तरीके बताऊंगा आपको। पहला तो लैंग्वेज के हिसाब से क्या कि 84 का तो क्या होना चाहिए? गुणनखंड। 84 का तो क्या होना चाहिए? गुणनखंड। और 7 का गुणज। अब 7 का गुणज, 7 का बड़े से बड़ा वो गुणज बताओ जो 84 का गुणनखंड, तो 84 होगा। 84 से बड़ा गुणज जो है वो गुणनखंड नहीं हो सकता 84 का। तो बेसिक तरीका तो कहता है कि आप 7 के गुणज लिख दो। कहां तक? 84 तक। तो 7 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, फिर 35, 42, 49, 63, 70, 77 और 84। गुणनखंड तो आगे भी होता है 91, लेकिन वो तो लेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि 84 का गुणनखंड तो 84 से बड़ा हो ही नहीं सकता। अब वो कह रहा है कि 84 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग जो 7 के गुणज हैं। अब ये 7 के गुणज, अब इनमें से वही चाहिए जो 84 के क्या है? गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब पूरा पूरा भाग जाएगा भाई। गुणनखंड का मतलब क्या है? पूरा पूरा क्या जाएगा? भाग जाएगा। 7 का भाग जाता है, तो आपने कहा हाँ, तो टिक कर दिया, हाँ जाता है। फिर मैंने कहा 14 का, तो कहा जाता है। 21 चौक 84, 28 तिया 84, यहां तक तो जाता है। 35 का नहीं जाना, 35 दूनी 70, 35 तिया 105, 42 दूनी 84 जाता है। अब 42 दूनी 84 हो गया, तो एक बात तो अब तो 81 84 एकम 84 बचा, क्योंकि 49 दूनी 98, 56 दूनी 112, दुगुनी बड़ी हो रही है, 63 दूनी 120, 70 दूनी 144, 140। इस प्रकार से तो घट गई। 84 एकम 84 यही बची, और कोई सी नहीं बची। तो यहां देखो कौन कौन से हैं जो 7 के गुणज भी हैं और 84 के गुणनखंड भी है। तो 7, 14, 21, 28, 42 और 84 यही है। अब इनको जोड़ेंगे तो योग आया 196। यही हमारा क्या है? आंसर का योग पूछा है। अब देखो, अगर वो कहता है कि सभी गुणनखंडों का योग, तो अलग बात होती है, लेकिन उसने क्या कहा? वही है वे सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग जो 7 के गुणज हैं। 7 में कंडीशन दे दी। तो यहां हमने कहा कि भाई जैसे इसके गुणनखंड तो 1 भी होता है, 2 भी होता है,
3 भी होता है, 4 भी होता है, लेकिन उनकी जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि वो 7 के गुणज नहीं थे। 7 के क्या नहीं थे? गुणज। और टोटल गुणनखंड अगर 7 के गुणज नहीं होती तो हम अलग तरीके से निकालते। यहां आपको दिमाग में रखना है कि गुणज और गुणनखंड का मिक्स प्रश्न है। मिक्स कैसे? वापस सुनो, ये तो बेसिक तरीका, एक और बताऊंगा, उससे पहले एक बार इसको वापस सुनना। 84 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग जो 7 के गुणज है, यानी 84 के गुणनखंड भी हैं और 7 के क्या है? गुणज भी। तो आपने कहा 7 के गुणज है तो 7 के गुणज लिख दिए 84 तक। और अब चेक कर लो कौन कौन से गुणनखंड है। जो भाग जा रहा है वो गुणनखंड है, वरना है नहीं। तो हमने देखा किस किस का भाग जा रहा है, 7, 14, 21, 28, 42 और 84 का जोड़ा 196 आ गया। चलो ठीक है। अब हमने कहा इसका दूसरा तरीका बताओ। देखो 84 के वो सभी गुणनखंड चाहिए जो 7 के क्या है? गुणज। 7 के क्या है? गुणज। तो आप बताओ 84 जो है वो 7 को किस संख्या से गुणा करने पर आएगा? या तो 7 का भाग दो, 12 37 84, 12 से आता है। तो आपने कहा 7 को 12 से गुणा करने पे आता है। 7 के गुणज के रूप में लिख दो 84 को। 84 को किसके रूप में लिखो? 7 के गुणज। 7 गुणा 12 लिख दिया। अब आपको सिर्फ 7 को नहीं चाहिए। आप एक बात तो ऐसी संख्या जो 7 की गुणज हो, इसको विभाजित कर दे। तो आप एक बात तो 12 के गुणनखंड लिख दो। 12 के गुणनखंड 1, 2, 3, 4, 6 और 12 यही होते हैं। अब एक बात तो जिस संख्या में 7 गुणा 12 का भाग जा रहा है उसमें 7 गुणा 1 का भी जाएगा, 7 गुणा 2 का भी जाएगा, 7 गुणा 3 का भी जाएगा, 7 गुणा 4 का भी जाएगा, 7 गुणा 6 का भी जाएगा, 7 गुणा 12 का। तो हमने कहा 7 का पहला गुणज 7 एकम 7, ये जो 7 का गुणज भी है और 84 का गुणनखंड भी है। दूसरा 7 गुणा 2, तीसरा 7 गुणा 3, 7 गुणा 4, 7 गुणा 4, 7 गुणा 6 और 7 गुणा 12। 7, 14, 21, 28, 42, 84 ये लो। चेक कर लो वही है। इनका योग पूछा है, इनका योग आया 196 ये लो। अब आप एक बात बताओ दूसरी चीज, अगर इनको जोड़ें तो अगर इनको सीधा जोड़े तो 7 कॉमन ले लें, अलग अलग नहीं लिख के 7 कॉमन लें तो 1 + 2 + 3 + 4 + 6 गुणा 7 कर दो। यानी इनका डायरेक्ट योग कर लो और किससे गुणा कर दो? सीधा 7 से। तो आंसर सीधा भी हो जाएगा कि 7 गुणा 1 कर दो 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 6, 10 और 6 16, 16 और 12 28, 7 और 8 56 का 6 हासिल 5, 7 दूनी 14 और 5 19 ये लो। ये एक प्रश्न जो ऐसा बनता है जो गुणनखंड और गुणज दोनों को मिक्स में लेके जाता है। भाई दोनों का मिक्स है, दोनों को एक साथ लेके जाता है, यही एक प्रश्न है। एक और समझते हैं भाई इसमें, ये रहा 126 के ऐसे गुणनखंडों के योग ज्ञात करो जो 7 के गुणज हो। जो किसके गुणज हो? 7 के गुणज हो। करो एक बार आप करके देखो, फिर मैं बताता हूं इसको भी। चलो देख लो, सीधा सीधा 126 के ऐसे गुणनखंड जो 7 के गुणज हो। बताओ भाई 7 को किससे गुणा करूं कि 126 आ जाए? आपने कहा भाग दे लो, 7 एकम 7, 7 8 56, 18 है। वैसे 18 समते 126 सही है। अब आप एक बात तो 18 के ही गुणनखंड लिख लो। तो आपने कहा 1 का भाग जाता है, 2 का है, 3 का जाता है, 4 का नहीं जाता 18 में, 6 का जाता है, 6 के बाद 9 का जाता है, फिर सिर्फ और सिर्फ 18 का जाता है। ठीक है, ये लिख दिया। तो अब इसके जो 7 के गुणज भी हो और इसके गुणनखंड, तो क्या हो जाएगा? 7 गुणा 1 + 7 गुणा 2 + 7 गुणा 3 + 7 गुणा 6 + 7 गुणा 9 + 7 गुणा 18। तो 7 तो कॉमन है ना, इनको जोड़ के सीधा 7 से गुणा कर दें तो क्या आ जाएगा? आंसर बराबर 7 गुणा 1 2 3 3 6 6 6 12, 12 और 18 दे 30, 30 से 9 39, 9 संति 63 का 3 हासिल के 6, 7 ते 21 और 6 273 ये लो।
इतना सॉर्ट कर सकते हो आप अगर सॉर्ट में करना चाहो तो। बाकी आप पूरा करने के लिए आपको पहले वाला तरीका है, उसको एक बार रिवाइज करके देख सकते हो, फिर आगे बढ़ोगे। चलो, ये तो वो क्वेश्चन था जो कॉमन था, जिसमें आपको गुणनखंड और गुणज कॉमन लेना था। अब मैं बात करता हूं एक डाटा के अंदर जहां आपको हर चीज काम की है। हर चीज का मतलब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अब विभिन्न अभाज्य भाजकों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों का योग, चारों पॉइंट याद हो जाएंगे। चारों पॉइंट याद हो जाएंगे, चारों पॉइंट एक ही पेज पे आप क्लियर कर लोगे। उसके बाद उस पर अपन 2-3 एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करेंगे, जिससे ये सारा झंझट ही खत्म। आपको कहीं कोई और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैं कहूं a की पावर x गुणा b की पावर y गुणा c की पावर z, ऐसे है। a, b, c अभाज्य संख्या होनी चाहिए, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड है ना। पहला प्रश्न, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या के लिए आप क्या कहते हो? पावर जोड़ते हैं। तो ये लिख दिया, पावर जोड़ते हैं। तो पावर जोड़ के बताओ, x प्लस वाई प्लस जेड। पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, विभिन्न अभाज्य भाजकों की संख्या। तो यहां लिखेंगे सिर्फ आधार में अभाज्य संख्याएं। तो आप यहां कहोगे 3, कौन कौन सी हैं? तो आप कहोगे a, b, c। ठीक है, हर जगह अलग अलग होंगे भाई। यहां 3 है, 1, 2, 3, इसलिए 3 लिखा है। तीसरा जो आपको अब ध्यान देना है वो है गुणनखंडों की संख्या। तीसरा क्या बन गया? गुणनखंडों की संख्या। तो गुणनखंडों की संख्या के लिए आप क्या कहोगे? पावर प्लस 1। पावर प्लस 1। और ये ध्यान रखना, सबकी पावर अलग अलग जोड़ेंगे प्लस 1। जैसे यहां पावर x है ना, तो x प्लस 1 पहली पावर का काम हो गया। यहां पावर कितनी है? y, तो y प्लस 1। यहां पावर कितनी है? z, तो z प्लस 1। ये लो, लिख दिया। तो तीसरा प्रश्न हो गया गुणनखंडों की संख्या। चौथा, और भी आगे जाना चाहो कि नहीं सर और भी बताओ इसमें, तो हम कहेंगे गुणनखंडों का योग। तो इसमें क्या करते हैं, देखो पावर 0 से शुरू करते हैं, जहां तक है वहां ले जाते हैं। जैसे मैं कहूं a की पावर 0 प्लस a की पावर 1 प्लस a की पावर 2 प्लस ऐसे चलते जाएंगे कहां तक? a की पावर x तक, जहां तक है वहां तक। ठीक है, मान लो 2 ही है तो 2 तक लिख देते, 1 ही है तो 1 तक लिख देते, 3 है तो 3 तक लिखेंगे, 4 है तो 4 तक, 5 है तो 5 तक। अब बारी आई b की, तो b की पावर y है ना, तो b की पावर 0 प्लस b की पावर 1 प्लस b की पावर 2, ऐसे चलते जाएंगे, कहां तक लिखेंगे? b की पावर y तक। अब कौन है? c, तो c की पावर 0 प्लस c की पावर 1 प्लस c की पावर 2, ऐसे लिखते जाएंगे कहां तक? c की पावर z तक। ये लो, अगर आपको ये चीजें याद है ना, तो अभाज्य गुणनखंड चाहे कैसा भी प्रश्न हो, कितना भी लेवल पे चला जाए, किसी भी एग्जाम तक चला जाए, चाहे वो कितना ही भयंकर, आप सोच लो कि सेकंड ग्रेड तक या फर्स्ट ग्रेड तक भी चला जाए ना, तो भी आपको इससे बाहर प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। बस ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। एक बार इनको वापस देखो क्या कहा है हमने। जैसे a की पावर x प्लस b की, a की पावर x गुणा b की पावर y गुणा c की पावर z, इस प्रकार से लिखा। यहां हमने कहा आधार में तो अभाज्य होती हैं, ठीक है। यहां प्रश्न 4 बने। पहला, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो आप क्या कहोगे? पावर जोड़ देंगे। देखो पावर जोड़ देंगे, चलो ठीक है। विभिन्न अभाज्य भाजकों की संख्या के लिए हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि आधार में कितनी अभाज्य संख्या, यही देखना है। चलो ठीक है, वो भी देख लेंगे। गुणनखंडों की संख्या के लिए हमने कहा पावर में एक एक जोड़ते हैं, वो भी अलग अलग। चलो ठीक है, ये भी ठीक है। चौथा, गुणनखंडों का योग। तो हमने कहा पावर 0 से शुरू करते हैं, जहां तक है वहां तक ले जाते हैं। पावर कहां शुरू करते हैं? 0 से, जहां तक है वहां तक ले जाते हैं। चलो ये भी ठीक है। चलो देखो,
अब हम बात करें यहां पे संख्या, संख्या लेते हैं जैसे 36, संख्या 36 की बारी आई, चारों के चारों प्रश्न आपको देखने। अब 36 के लिए चारों प्रश्न देखने से पहले हम कहें कि 36 के टुकड़े बताओ। अगर आपको सीधा पता है कि 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 तब तो ठीक है, वरना 2 का भाग दिया 18, फिर 2 का भाग दिया 9, फिर 3 का भाग दिया 3, फिर 3 का भाग दिया 1, तो 36 बराबर 2 कितनी बार है? 2 बार। 3 कितनी बार है? 2 बार। ये लिखा, ये तो लिखना ही है। अब आपको चारों प्रश्न, पहला देखो, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो आपने कहा पावर जोड़ते हैं, पावर जोड़ते हैं, तो ये लो पावर जोड़ते हैं। दो प्लस 2 बराबर 4। अब ये लाइन बार बार नहीं लिखनी है भाई, ये तो मैंने अभी वापस लिख दी एक बार। दूसरा, विभिन्न अभाज्य भाजकों की संख्या। विभिन्न अभाज्य भाजकों में आप कहोगे आधार में कितनी अभाज्य संख्या है? 2। कौन कौन सी है भाई? 2 और 3। चलो ये भी ठीक है। तीसरा मैं कहूं कि आपको कहा गया विभिन्न अभाज्य भाजकों की संख्या के बाद गुणनखंडों की संख्या। तो आपके दिमाग में आया देखो x + 1 y + 1 z + 1, यानी हर एक पावर में अलग अलग 1 जोड़ते हैं ब्रैकेट के अंदर। तो यहां क्या है? 2, तो आपने कहा 2 + 1। यहां भी कितनी है? 2, तो 2 + 1। एक बात तो 2 और 1 क्या हो गया? 3 गुणा 2 और 1 क्या हो गया? 3। 3 गुणा 3 क्या? 9। क्या? 9। चलो ठीक है। चौथा बताओ, गुणनखंडों का योग। तो देखो हमने क्या कहा था? पावर 0 से शुरू करते हैं, जहां तक है वहां तक ले जाते हैं। तो 2 की पावर 2 है ना, तो हम क्या कहेंगे? 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 हो गया इसका काम। अब बारी आई 3 की। 3 की पावर 2 है ना, 0 से शुरू करेंगे 2 तक ले जाएंगे, तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2। 1, 2 की पावर 1 क्या होता है? 2, 2 की पावर 2 क्या होता है? 4। 1, 3 और 9। भाई 3 का स्क्वायर 3 गुणा 3, तो देखो 4 2 6 और 1 7 गुणा 9 और 1 10 और 3 13, 13 गुणा 7 ये हो गया 91, 91। ये लो चारों प्रश्नों के आंसर। देखो ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए, ये अगर है ना, फिर आपको कभी भी प्रश्न गलत नहीं होगा और कभी कोई रोक नहीं पाएगा प्रश्न सही करने से। देखो अब भाज्य गुणनखंड को लेकर पावर जोड़ेंगे, तो यहां देखो पावर जोड़ दी, 2 और 2 4, चलो ठीक है। दूसरा, विभिन्न भाज्य भाजकों की संख्या के लिए आधार में देखेंगे कितनी भाज्य संख्या है, तो यहां देखो 1 और 2 2 है, तो 2 आंसर हो गया। कौन कौन सी? 2 और 3। तीसरा हमने कहा कि अगर गुणनखंडों की संख्या तो पावर +1, यानी इसकी पावर में भी एक, इसकी पावर में एक, जैसे x + 1 y + 1 z + 1। तो यहां देखो 2 + 1 2 + 1 2 + 1 2 + 1 लिख दिया। 2 + 1 क्या? 3 गुणा 3 यानी 9। अगला देखो, जब योग पूछे तो a की पावर x है ना, a की पावर 0 से शुरू करके x तक ले जाते हैं, फिर b की पावर y है ना, तो b की पावर 0 से शुरू करके y तक ले जाते हैं। इसी प्रकार सबको लिखते हैं। देखो 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 0 से शुरू किया, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 हो गया। फिर 3 की पावर 2 है ना, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 हो गए, यहां भी लिख दिया। तो 13 संति 91। ठीक है, चलो एक और लिखते हैं। जैसे मैं कहूं संख्या है 100, आप खुद एक बार इसको हल करो, फिर मुझे बताओ, फिर मैं खुद आपको वापस समझाता हूं। देखो यहां आपके पास खूब सारी संख्या है, हर संख्या के साथ 4 प्रश्न तैयार है, तो यहां कोई भी संख्या लिख के आप 4 प्रश्न बना सकते हो एक प्रकार से।
जल्दी करोगे भाई। देखो इसको करना है, फिर मैं इसको समझाऊंगा। चलो आप कर रहे हो तो ठीक है, पोज करके कर लो, मैं इसको समझाता हूं। जैसे आपका हो जाए तो ठीक है, वरना फिर सामने देख लेना। चलो देखो, मैं कहूं पहले 100 के टुकड़े करेंगे, तो आप कहोगे 100 बराबर 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2। आप कर लेना भाई, 25 चौके 100 होता है ना, तो 4 को 2 की पावर 2 गुणा 5 को 25 को 5 की पावर 2। वैसे आप कर सकते हो अलग से, ठीक है। यहां तक करने के बाद में आपके पास अब 4 प्रश्न है। पहला प्रश्न, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो आपने कहा पावर जोड़ेंगे 2 + 2 4 हो गया पहला प्रश्न। दूसरा, विभिन्न अभाज्य भाजकों की संख्या। तो आप कहोगे विभिन्न आधार में भाज्य संख्या कितनी है? 1 और 2, 2 है तो 2। मैं आपसे पूछ भी लूं कौन कौन से, तो आप कहोगे 2 और 5। तीसरा प्रश्न, गुणनखंडों की संख्या। तो आप क्या कहोगे? पावर +1, पावर कितनी है? 2, तो 2 + 1, x + 1, y + 1, z + 1 था ना, ये y + 1 यानी 2 + 1। बताओ 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 क्या हो गया? 9। चौथा बताओ, चौथा था गुणनखंडों का योग। तो गुणनखंडों के योग के लिए पावर 2 की पावर 2 है ना, तो 0 से शुरू करेंगे 2 तक जाएंगे, तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 + 2 की पावर 2। ऐसे ही 5 की पावर 2 तक है, तो 5 की पावर 0 + 5 की पावर 1 + 5 की पावर 2। ये देखो क्या आया? 1 + 2 + 4 या 1 + 5 + 25। तो देखो 4 2 6 और 1 7 गुणा 25 5 30 और 1 31, 217। चारों आगे भी। तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों के जवाब दे सकते हो। जहां अगर कोई डाउट लगे, आप उस चीज को रिवाइज करके जरूर देखना। कोई भी संख्या उठाओ, उसको हल करके देखो। कोई भी, जैसे मैं कहूं 46 का कर देते, जैसे मैं कहूं 96 का कर देते, 84 के टोटल बता देते। वहां तो स्पेशल क्या था कि 7 के गुणज हो, ठीक है। तो यहां कोई भी 36 ले लिया आपने, 32 ले लो, आप 8 ले लो, 12 ले लो, 9 ले लो, 18 ले लो, कोई भी संख्या उठाओ, 4 प्रश्न बन जाते हैं, आप कर सकते हो। तो ये था हमारा गुणनखंड से संबंधित। ज्यादा से ज्यादा जहां तक पूछ सकता था वहां तक हमने ले लिया। तो देखो ये सेकंड यूनिट में 3 पार्ट बांट रखे हैं हमने। 3 कैसे सिलेबस के अनुसार ही थे कि एक तो है भिन्न, एक है एलसीएम एचसीएफ, एक है अभाज्य संख्या व अभाज्य गुणनखंड। तो ये जो 4 क्लासें हुई है वो अभाज्य संख्या व अभाज्य गुणनखंड के ऊपर। मुझे लगता है कि यहां तक की चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, और जहां कहीं डाउट हो एक बार उसको रिवाइज करके जरूर देखना, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।